तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज से हम इधर ही वेस्कुलर एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, वेस्कुलर सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके दोनों तीनों टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। खासकर वेंस वाला टॉपिक याद रखना, और इस तरीके से हमारा आर्टरी वाला टॉपिक है ये याद रखना। लिम्फेटिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। छोटा सा टॉपिक फटाफट में खत्म कर लेंगे उसको भी। ये चाहिए तो ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं इसको शुरुआत में फटाफट फटाफट खत्म करा रहा हूँ। मेरे संख्या आज में उनके सेमेस्टर आ रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए ये टॉपिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो वेस्कुलर वेस्कुलर जो सर्जरी है उसको निपटाएंगे। इसके बाद हम सीधे ट्रॉमा पे हम फोकस करेंगे और उसको ख़त्म करने का करेंगे। जो मेन जो दो टॉपिक थे मैंने बता दिए बर्न, उसके साथ हम ट्रॉमा में जो अलग अलग सब टॉपिक है, जैसे ट्रॉमा के एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ, हेड ट्रॉमा हुआ, ये तरीके थोरेसिक ट्रॉमा हुआ, नेक ट्रॉमा हुआ, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे सेपरेट लेक्चर में। ये चीज़ें तो आज हमारा जो लेक्चर है वो इतनी वेस्कुलर एनाटॉमी में वेस्कुलर सर्जरी पे रहने वाला है। वेस्कुलर सर्जरी में जो आज हम टॉपिक जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा वीनस डिसऑर्डर। वीनस डिसऑर्डर के नाम पे हमारे केवल 2 या 3 डिसऑर्डर पढ़ना होता है। 2 या 3 ही मान लीजिए वैसे तो हमें पढ़ना होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक पढ़ना होता है हमें वेरिकोस वेन, और एक पढ़ना होता है हमें वीनस अल्सर। अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे के सारे हम पढ़ लेना। इस तरीके से हम प्रेशर अल्सर की बात करेंगे। इस तरीके से मैंने पढ़ाया था सर। बाउंड हीलिंग वगैरह में मैंने बताया था, तो लेक्चर वगैरह हाँ उसका तो मैं नहीं लिया सर, उसका लेक्चर नहीं लिया मैंने। तो उसका लेक्चर जब मैं लूँगा तो मैं प्रेशर अल्सर के बारे में बताऊँगा। आर्टरी में हम आर्टियल अल्सर की बात करेंगे, यहाँ हम वीनस अल्सर की बात करेंगे। तो ये तीनों के तीनों हमारे लिए अल्सर इंपॉर्टेंट है कि न्यूरो डायबिटिक अल्सर और पढ़ लेना। इस तरीके से वो लगेगा सर्जरी में मिले नहीं मिले पता नहीं, मैं मुझे अब तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला। तो ये तीनों के तीनों अल्सर आपको कौन सा सही ढंग से पता होना चाहिए किस प्रकार का रहता है सिस्टम। अल्सर देख के आपको पहचानना आना चाहिए कैसे आप पहचान सकते हैं अल्सर को। ये चीज़ इतना तो आगे कम से कम क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली नॉलेज भी होनी जरूरी है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ सकता है इसका। सबसे इसे क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो उसमें क्वेश्चन में आपको वेस्कुलर अनाटॉमी भी पूछ सकता है, जो कि मैं इसका लेक्चर में सेपरेट कवर किया है अनाटॉमी ऑफ वीनस ड्रेनेज और लोअर लिम्ब के नाम से। उस लेक्चर को जरूर चेकआउट कर लेना। ये लोअर लिम्ब वाले सेक्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाके, तो वहाँ पे उसको जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें से वो भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं हमें बताऊंगा नहीं कि परफोरेटर के बायोन परफोरेटर एक तरीके से वो कहाँ पे होता है। हैंडमेड परफोरेटर जो होता है, एडेक्टर किनार वाला परफोरेटर, जो वो बहुत सारे परफोरेटर होते हैं। तो ये मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन से परफोरेटर है, गेट्स पे छोटे का रहता है, ये आप तो वहीं पे ही पढ़ना। तो आज हम बात करेंगे देखिए डिजीज के बारे में। सबसे पहले डिजीज जो आती है वो आती है हमारी डीवीटी। ये डीवीटी जो होता है क्या होता है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस बनने के जो मैंने कारण होता है उसमें 3 कारण आते हैं। मिक्सड थ्रोम्बोसिस का आता है तो 3 कारण सोचता हूँ इधर विर्च ऑफ ट्रायल के अनुसार। एक होता है इस तरीके से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, एक होता है हमारा क्या हुआ एंडोवेस्कुलर इंजरी, और एक होता है हमारा हाइपरकोएगुबिलिटी। ये 3 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। ये तो इसमें एक तरीके से आप रिस्क फैक्टर के हिसाब ला सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर ये क्या रहेंगे, तो या तो हमारे इनहेरिटेड रहेंगे या हमारे एक्वायर्ड रहेंगे। इनहेरिटेड क्या रहेगा, एक तरीके से हाइपर कोएगुलोपैथी हो रखी है, जैसे फैक्टर 5 लेडर मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। सबसे कॉमन कॉन्जेनाइटल जेनेटिक एबनॉर्मलिटी सेकंड हाइपरकोएगुलिटी है वो देखने को मिलती है, वो हमारा होता है फैक्टर 5 लेटन। तो इसलिए याद रखनी की थी मैंने बार बार, तो अब भी यह याद रखना। इसमें भी आपको कोई चाहे जेनेटिक कोर्स पूछे आपका कि जीपे थ्रोम्बोसिस होने का, या फिर और कोई कॉन्जेनाइटल कोर्स पूछे, तो दोनों में अगर हमारा फैक्टर 5 लेडन ही जाएगा। ठीक है, फैक्टर 5 लेडन हुआ। या फिर इस तरीके से प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी मैंने बताई थी उस समय जब मैंने एक्सप्लेन किया था थ्रोम्बोसिस के बारे में। तो ये जनरल चीज रिव्यू से हो रहा था, रिवीजन टाइप का हो रहा है आपका। तो ये उस समय बताया था फैक्टर सी और एस की डेफिशिएंसी है। एंटीथ्रोमिन 3 जो होता है वो इस तरीके से क्लोटिंग को रोकने का काम करता है, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। हालांकि इसकी डेफिशिएंसी अक्वायर्ड भी हो सकती है इस तरीके से, लेकिन हम कॉन्जेनिटल में कंसिडर कर रहे हैं इस केस में, तो इनहेरिटेड होती है। हाँ, उसके अलावा क्या रहते हैं हमारे एक तरीके से प्लाज्मिनोजिन वाला सिस्टम हो गया, इधर थर्मस बन जाता है उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए। प्लाज्मिनोजिन वाला सिस्टम होता है वो खराब हो जाए, जिसमें क्या हो सकता है इस तरीके से या तो प्लाज्मिनोजिन की टिश्यू प्लाज्मिनोजिन की डेफिशिएंसी हुई है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर जो होता है इधर उसकी डेफिशिएंसी हुई है। इस तरीके से, या फिर एक तरीके से क्या होगा होमोसिस्टिन यूरिया मैंने बताया था काफ़ी होता है, इनकी भी हमको क्लोटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक तरीके से एक्वार्ड केस में, तो एक्वार्ड में होता है वो CPU जो इन्फेक्शन हुआ हमारे इतने मेलिग्नेंसी है, या फिर एक तरीके से हमारा होता है
इन्फेक्शन OCP यूज है, मेलिग्नेंसी याद रखते थे ज़्यादा। एक तरीके से एंटीकोगुलेंट मतलब लुपस एंटीकोगुलेंट मान लीजिए, वो एक तरीके से काफ़ी एक बड़ा फैक्टर होता है एसएलई टाइप का, जो इसमें एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा बड़े से बड़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम काफ़ी होता है एक तरीके से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम याद रखना मेन तो, जिसमें कहते हैं एंटीथ्रोबिन 3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये तो डायरेक्ट एंटीथ्रोबिन की डेफिशिएंसी मिली है तो ये कंजेनाइट फैक्टर बना सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण आपको कॉन्ट्रिक फैक्टर है तो उसको एक्वायर्ड केस में डाल सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादातर एक्वायर्ड होता है हमारा ये। जैसे ये मैंने बताया था प्रेगनेंसी, बताते प्रेगनेंसी प्रोकोगुलेट स्टेट है, ओबेसिटी प्रोकोगुलेट स्टेट है इस तरीके से, या फिर इस तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट हुई, या फिर इसमें कहते हैं प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वगैरह हुई, खासकर प्रोलॉन्ग रेस्ट हो उसमें भी काफ़ी बार संभावना रहती है मेरी टीबी। प्रोलॉन्ग रहने तो नहीं मतलब इस तरीके से, बस सर्जरी के बाद काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है ये देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस बढ़ने की। ये प्रोलॉन्ग इम्बोलाइजेशन डीप सर्जरी, क्योंकि सर्जरी हुआ तो प्रोलॉन्ग इम्बोलाइजेशन हुआ। इम्बोलाइजेशन से कैसे हो रही है कि उससे स्ट्रेसेस हो रहा है इस तरीके से ब्लड का। तो मेन जो आपको एक्वायर्ड कोज में याद रखना है इस तरीके से, बाकी तो इतना सारा लूपस एमआई वगैरह इन्फेक्शन सारे को याद रहता है। जो मेन जो आपको इसमें याद वो सारे में देखने जो मेन जिससे आपको स्पेसिफिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस मिलेगा वो एक तरीके से क्या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, या फिर एक तरीके प्रोलॉन्ग एक तरीके से स्टैंडिंग तो नहीं मतलब प्रोलॉन्ग इम्बोलाइजेशन, या फिर क्या होगा इस तरीके से हमारा हो गया एक तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव उस पर क्या सर्जरी वगैरह हुई, हमारा फीमर फीमर का फ्रैक्चर हो कोई सर्जरी हुई तो हम बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट करना पड़ता है ज़रूर से ज़्यादा उसके कारण भी, क्योंकि ब्लड में एक तरीके से आप यदि वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें मेरा इमोलाइजेशन से क्यों होता है, क्योंकि तरीके से आप वर्क नहीं कर रहे तो काफ मसल काम नहीं करेगी, काफ मसल काम नहीं करेगी तो क्या ब्लड का पंप नहीं होगा ऊपर से। अब ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड का इकट्ठा होता चलेगा, तो ब्लड इकट्ठा होता जाएगा तो स्टेसिस हो जाएगा, और स्टेसिस भी एक तरीके से मैंने बताया था कि काफ़ी तीन जो ट्रायंगल होता है उसमें एक फैक्टर होता है स्ट्रेस का, और स्ट्रेस भी एक तरीके से जिम्मेदार होता है हमारे एक तरीके से। जब स्ट्रेस का एग्जाम्पल लिया तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है कि स्ट्रेस भी सेपरेटली बिल्डअप कर सकता है इस तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस को बढ़ाने में ये। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, कोई भी हमारी पीएलवी सर्जरी वगैरह हुई तो सारी की सारी तरीके से बिल्डअप हो सकती है इसमें ये। इसमें क्या होता है हमारा इस तरीके से क्या चीज़ आती है आपको इस तरीके से आपको जो क्या चीज़ देखने को मिलती है ये चीज़ें, इसमें आपको पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी काफ़ी रीजन पे, और इस तरीके से ये ज़्यादातर कैसी होगी हमारी यूनिलेटरल होगी, ऐसा नहीं होगा बाइलेटरल हो सकती है 30% केस में, लेकिन ज़्यादातर आपको ये यूनिलेटरल देखने को मिलेगी। जो इसके आपको याद रखना कि तरीके से ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ने का सबसे मेन जो कारण होता है वो आता है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मेडिसिन में बताया था मैंने कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले केस में वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बड़ी तरीके से कोई सिमिलर सिम्टम था, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोस्ट ऑपरेटिव ये सब आपको इस तरीके से पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यदि आपको न्यूमेटिक सिम्टम देखने मिले, पल्मोनरी वाले सिम्टम देखने मिले, या कार्डिक वाले से लग रहे कुछ हद तक जैसे पाल्पिटेशन वगैरह, तो आपको इतने पल्मोनरी एम्बोलिज्म से रिलेट करना है केस में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस केस में, क्योंकि यही उसे करता है। अब मान के चलिए जैसे हमने ये सारे रिस्क फैक्टर पे जैसे कोई सर्जरी वगैरह हुई तो हम सिंपैथी बताते हैं उसको पता है हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस बिल्डअप करता है, तो इस तरीके से कुछ तरह का प्रोफाइलैक्सिस तो देंगे उसका। प्रोफाइलैक्सिस के नाम के हम क्या करते हैं इस तरीके से उसको, या तो इस तरीके से वहाँ पे सर्जिकल मैकेनिकल या सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, सर्जरी तो नहीं करें मैकेनिकल प्रोफाइलैक्सिस मान लीजिए, जिसमें हम इस तरीके से नॉर्मली न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस यूज करते हैं इस तरीके से कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, क्योंकि हम चाहते हैं इतनी मसल जो है इतनी कॉन्ट्रैक्ट करे कॉन्ट्रैक्ट करे जैसे करके ब्लड का फ्लो बना रहे ये। उसके अलावा क्या फार्माकोलॉजिकल सिस्टम यूज करते हैं जिसमें क्या तरीके से हम क्या देते हैं, या तो इस तरीके से हेपेरिन देंगे या फिर क्या कहते हैं एलमी लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देंगे। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं इस तरीके से उसको क्या है कोएगुलेशन डेवलप ना हो। हाँ फेरिनोलिटिक नहीं देंगे क्योंकि उसमें फिर यदि इसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस बिल्डअप हो गया हो तो इस तरीके से टूट टाट के इस तरीके से जाके वहाँ पे बनने की संभावना ज़्यादा है। जब तक कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन कर दिया उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, तब हम इस तरीके से फेरिनोलिटिक यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में अभी फेरिनोलिटिक मत कर देते थे। ये थोड़ा अंदर पता होना चाहिए एंटीकोगुलेंट खा देते हो फेरिनोलिटिक खा देते हो, तो यहाँ पे हम एंटीकोगुलेंट देते हैं, कौन सा एक तो हेपेरिन देते हैं या फिर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देते हैं, ये दो ही चीज़ देते हैं हम एक तरीके से। उसमें क्या देते हैं फिर मस्कुलर कंप्रेशन डिकम्प्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है, इससे बढ़िया मेथड होता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से हमने मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का है, तो इसलिए आपको क्या है कि तरीके से ब्लड का फ्लो भी बन रहा है अच्छा खासा, बस यही नहीं कि हमने कोगुलेशन बनने से रुका, ब्लड का फ्लो भी मेंटेन किया था, इससे बढ़िया मैटर है। यदि अवेलेबल तो यही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ें
आपसे साइट पूछ सकता है मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इस तरीके से। तो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है इस तरीके से कौन सी वेन में डेवलप होता है, सोलियल वेन में डेवलप होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और उसके अलावा उसके बाद किसमें डेवलप होता है इस तरीके से, थाई की वेन में। कन्फ्यूजन ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार आपको वेरिकोस में तो सबको याद रहता है कि मोस्ट कॉमन लोकेशन में वेरिकोस वेन, तो उस तरीके से हमें डी वेनस ग्रेट वेनस वेन बोल देते हैं। लेकिन इसमें गेट्स वेनस वेन नहीं आएगा, तो सोलियल वेन आएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत कर देना। तो ये सोलियस को हम कहते थे ना इस तरीके से, डायफ्राम कहते हैं इस तरीके से हमारा, इस तरीके से लोअर लिम्ब क्यों कहते हैं इस तरीके से, वो कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये चीज़ें ऊपर जाता है क्योंकि इस तरीके काफ़ी बार वो वेनस का जो काफ़ी एरिया जो होता है उसको कवर करता है, और देखिए उस जगह स्टेटस हो जाए, कुछ सोलियल वेन नॉर्मली स्टेटस नहीं देखने को मिलता है। यदि आज भी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन में आया तभी आपको स्टेटस देखने को मिलेगा, जिसके कारण उसमें आपको संभावना बहुत ज़्यादा होती है सोलियल वाले रीजन में। तो सोलियल से आप हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से, सोलियल वेन रहेगी हमारे मोस्ट कॉमन साइट इस तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बनने की। ये मैंने बता दी कि इस तरीके से क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिम्टम के बाद हम साइन भी तो चेक करेंगे ना कुछ। तो साइन के नाम पे आता है हमारा होमेन साइन। होमेन साइन क्या होता है इस तरीके से, आगे चल के मान के चले डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ गया इस तरीके से, जिसके कारण क्या हो गया हमारा जैसे इस तरीके से मैं बताऊँ, ये तो काफ टेंडरनेस आती है इस तरीके से, ये चीज़ें क्लिनिकल फीचर की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से काफ टेंडरनेस आती है इस तरीके से, इडीमा और देखने को मिल जाता है ये चीज़। ये तो काफ टेंडरनेस पेन देखने को मिला, उसके बाद आपको इडीमा और देखने को मिलेगा। ये दो सिम्टम याद रखना, सिम्टम में काफ टेंडरनेस बता देते हैं, इडीमा और देखने को मिलता है। तो उसमें आपको याद रखना है, मान के चले इडीमा बहुत ज़्यादा है अच्छा खासा, जिसके कारण क्या होता है इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये पहले बात तो इनिशियली तो पिटिंग एडिया होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉन पिटिंग हो जाएगा। तो जैसे आपसे नॉन पिटिंग एडिया का कॉज पूछे तो मैं काफ़ी बार कॉज पहले ही बता दूँ, मिस एडिमा बता सकूँ। इसमें भी एक तरीके से कॉज रहता है हमारा इस तरीके से, क्या है नॉन पिटिंग एडिमा का, क्या है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो अब मान के चले एडिमा हो रखा और वो भी इस तरीके से क्या है नॉन पिटिंग है, जिसके कारण अगर डॉर्सिफिकेशन करने को कहा जाए, यानी कि तरीके से आपका तो आगे का 16 वो कहा जाए आपको ऊपर लाना है, तब ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि इस तरीके से आपका एडिमा डेवलप हो चुका है, आपको वो ऊपर लाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इस तरीके से ह्यूमन साइड। ये सबसे आपसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बुक में पूछ सकता है, जिसमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा आगे आगे चल के एकदम सोल के ऊपर एडिमा डेवलप हो गया है, खाली बस प्लांट फ्लैशन कर सकता है वो, इस तरीके डॉर्सिफिकेशन नहीं कर सकता। डॉर्सिफिकेशन का मतलब ऊपर लाना इस तरीके से सोल को, हमारे मैं बता दूँ इस सोल को ऊपर लाना, तो ये हमारा हो गया डॉर्सिफिकेशन, नीचे लाना इस तरीके, ये हो गया हमारा प्लांटर फ्लैशन। तो ये चीज़ है, तो ये इस प्रकार होता है। तो आपको जो मेन टर्म जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आता है हमारा इस तरीके से फैमिलियोस। तो मैं बताना चाह रहा हूँ तो जी फेलगनेसिया एल्बा डोनेल और उसके बाद फेलगनेसिया क्यूरेला डोनेल। तो ये नाम बहुत तगड़े तगड़े हैं, मुझे भी नाम देख 2 बार पढ़े थे, फिर भी मैं भूल गया इन नामों को, पढ़ के देखना पड़ रहा है मुझे। फेलग मेसिया, मतलब फेलगनोसिया नहीं, फेलग मेसिया अल्बा डोनेल और इथरिस फेलगनेसिया क्यूरेला डोनेल। तो फेलगनेसिया अल्बा डोनेल का क्या मतलब होता है, एक तरीके से आपको वाइट लेग है। वाइट लेग का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो डीप वेन है उसके सिस्टम में दिक्कत है, लेकिन एक तरीके से जो है हमारा परफोरेटर जो होता है वो जी एक तरीके से जो है वो कम, एक तरीके से उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वो कोलेट्रल जो है एक तरीके से वो हमारा क्या है कि इस तरीके से सही काम कर रहे हैं। ये उसमें क्या है कि तरीके से हमारी डीप वेन तो ऑब्स्ट्रक्टेड है ही है, लेकिन हमारे कोलेट्रल जो होते हैं इस तरीके से वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड है। कोलेट्रल का क्या बताया था मैंने, इस तरीके से कोलेट्रल जो एक तरीके से जोड़ने का काम करते हैं, परफोरेटर जो एक तरीके से छोटी छोटी वेन से निकल रही थी, तो ये चीज़ें तो इस तरीके से कोलेट्रल ये चीज़ है, तो वो एक तरीके से इसमें ये मानी चले आपको ब्लू लाइट देखने को मिलेगा क्यूरेला डेविल में, क्योंकि इस तरीके से आपको इसमें इस तरीके से वीनस के संग आपको कोलेट्रल जो होते हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड देखने को मिल रहा है उसमें भी। उसमें खाली बस आपको डीप वेन में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला, कोलेट्रल में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा है एक तरीके से ही। ठीक है, कोलेटरल का मतलब है जो बड़ी डिवेंस को जोड़ने का काम करते हैं, एक तरीके से गेट से फिनस विन शॉर्ट से फिनस विन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार इस तरीके से वो कोलेटरल कहलाते हैं हमारे इस तरीके से। ये
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो इसमें हम ये दोनों ही जगह चाहे वेरिकोज वेन हुआ या इसमें हुआ, इस तरीके से हम डुप्लेक्स के यूज करते हो कि हमें एक तरीके से खाली बस ब्लड फ्लो को ही नहीं देखना होता है, इस तरीके से ब्लड और वेसल की खाली वेसल की कंडीशन नहीं देखनी होती, हमको दोनों चीज़ देखनी होती है। वेसल वगैरह की कंडीशन क्या है, कितनी डायलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूट तो नहीं होती, डायलेटेड नहीं है। उसके अलावा एक तरीके से ब्लड फ्लो किस दिशा में हो रहा है, ब्लड फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ता है। तो इसलिए हम डुप्लेक्स स्कैन यूज़ करते हैं, जिसमें एक तरीके से दोनों आते हैं हमारे, एक तरीके से हम फ्लो भी चेक करते हैं और उसके अलावा क्या चेक करते हैं हम, एक तरीके से उसकी ब्लड वेसल की कंडीशन भी चेक करते हैं, ब्लड वेसल को भी चेक करते हैं ये। हाँ, तो ये चीज़ होती है, इसलिए डुप्लेक्स स्कैन सही है। इसमें क्या कलर डॉपलर यूज करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। कलर डॉपलर का मतलब क्या है कि यदि वो है हमारे हार्ट से दूर जा रहा है, हम्म, यदि हमारे क्या है अवे फ्रॉम हार्ट है, यदि ब्लड का फ्लो तो रेड आएगा, और यदि क्या है कि वो हार्ट के पास है, यानी कि तरीके से आता है हमने प्रोब लगाए थे, प्रोब से पूछा था, प्रोब आप नीचे लगाएंगे तो प्रोब से दूर जाने यानी हार्ट की तरफ जा रहा है, यानी प्रोब की तरफ आ रहा है, मतलब ब्लड तो यानी कि हार्ट से दूर जा रहा है, यानी कि उल्टा फ्लो कर रहा है इस तरीके से ब्लड हमारा, तो इस तरीके से रेड आएगा, यानी कि रेड सिग्नल है उसके लिए। फिर यदि हम कह रहे हम जो सीधी सी नॉर्मल रास्ता है, यानी कि इस तरीके से हार्ट की तरफ जाना चाहिए वेन से ब्लड, और प्रोब से दूर जाना चाहिए, तो उसमें हमको ब्लू देखने को मिलता है। ये तो ऐसा सिम्टम याद रखना, फाइंडिंग आपसे पूछ सकता है, मतलब या फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो लिखना तो चीज़ पड़ेगी, तो तब आपसे ये चीज़ आपको लिख के आनी रहती है ये। तो ये चीज़ तो डुप्लेक्स स्कैन में बता, दोनों जगह इन्वेस्टिगेशन चला जाता है हमारा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी रहता है और उसमें भी रहता है। ये तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें आती है, तो ये तो हमारा बीटा यूएसजी आता है, और इस तरीके से क्या आता है हमारा कलर डॉपलर डुप्लेक्स स्कैन में ये। इसका एक तरीके से ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के नाम पे हम हेपेरिन देते हैं, IV हेपेरिन, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, 5 दिन तक हम हेपेरिन देते हैं। उसके बाद वारफेरिन चलाते हैं खाली। ये चीज़ ध्यान रखना, हेपेरिन 5 दिन चलाएंगे, लेकिन 3-4 दिन बाद हम उसके वारफेरिन स्टार्ट कर देते, 3 दिन के बाद। शुरुआत में हम वारफेरिन स्टार्ट नहीं करेंगे, इस कारण हम पढ़ चुके हैं लगभग, अभी तक मैंने बताया नहीं हो तो इस तरीके से, क्योंकि शुरुआत में क्या वारफेरिन जो होता है हमारा प्रोकोगुलेंट फैक्टर को तो इनिबिट करता ही है, उल्टे एंटीकोगुलेंट फैक्टर को भी इनिबिट कर देता है। और एंटीकोगुलेंट फैक्टर को इनिबिट करने से क्या होता है, हमारा कोएगुलेशन जो हम चाह रहे हैं नहीं हो, वो पहले दिख लग जाता है, एंटीकोगुलेशन बाद में दिखने होता है। तो इसलिए क्या कि हम ठीक ठाक मात्रा में कोएगुलेशन को कम कर देंगे, जिसके कारण के जो प्रोकोएगुलेशन वाला शुरुआत में इफेक्ट आ रहा था वो उतना महसूस नहीं हो जी। इसलिए ये चीज़, इसलिए वारफेरिन यूज करने से पहले हम हेपेरिन जरूर यूज करते हैं, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ये। फिर आते हैं हमारे एक तरीके से वेरिकोज वेन, ये टॉपिक है मेन, इसको याद करना है जरूरी, नहीं तो बन जाएगी भेड़ ये। तो इसमें आता है हमारा वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का मतलब क्या होता है, डायलेटेड वेन। अब डायलेटेड वेन तो रहती है, लेकिन डायलेटेड वेन कब कहेंगे, अरे डायलेटेड वेन तो कहेंगे ही, मतलब जो डायलेटेड नॉर्मल थे, लेकिन वेरिकोज वेन कब कहेंगे उसको, तो वेरिकोज वेन तब कहेंगे जब इस तरीके से डायलेट हो के वो इतनी डायलेट हो गई कि उसका जो डायमीटर था वो क्या है कि 3 mm से भी ज़्यादा चला गया, उसके बराबर है, तब हम उसको क्या कहते हैं, डायलेटेड या डायलेटेड वेन कहते हैं, वेरिकोज वेन कहते हैं। मतलब डायलेटेड वेन तो 1 मिलीमीटर से भी ऊपर जाता है उसको डायलेटेड वेन कहते हैं, यदि 1 से 3 तक है तो ये चीज़ धन है, तब उसको डायलेटेड वेन नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कहते हैं टॉर्चरस वेन ये। वेरिकोज वेन टर्मिनोलॉजी ज़्यादा सटीक मानी जाती है, वरना होने को तो पहले टॉर्चरस वेन डेवलप होगी इस तरीके से, फिर वेरिकोज वेन डेवलप होगा। कारण ये कि वेरिकोज वेन यदि डेवलप हो गया है तो इसका मतलब ये कि उसके ब्लड फ्लो में भी दिक्कत आ चुकी है। टॉर्चरस वेन जो होती है उसमें ज़्यादातर आपको ब्लड फ्लो में दिक्कत नहीं मिलेगी, ब्लड फ्लो की दिशा आपको सेम मिलेगी, बाल्स वगैरह की डिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है। बस एक वेन डायलेटेड हुई, उसमें वो वाल्व वगैरह की डिफॉर्मिटी है, वाल्व वगैरह बंद नहीं हो पा रहे, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड ज़्यादा वहीं इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये चीज़ें उसमें खाली ब्लड थोड़ा ज़्यादा आ गया तो इसलिए छुई चौड़ गई भाई, ऐसा और कुछ नहीं है हमारे रेटिकुलर वेन में। ये तरीके से उसके बाद ही डेवलप होता है, हमारे रेटिकुलर वेन के बाद ही तरह वेरिकोस वेन डेवलप होता है, लेकिन ये कि वेरिकोस वेन हम मेन टर्मिनोलॉजी के रूप में यूज करते हैं ये। तो मोस्ट कॉमन मैंने बताया था उसमें सोलियल वेन बताया था, मोस्ट कॉमन साइट और डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। इसमें क्या रहता है, तो इसमें जो मेन रहता है वो हमारा रहता है हमारा लॉन्ग वेनस वेन रहता है मोस्ट कॉमन साइट, और उसके बाद हमारा क्या रहता है शॉर्ट वेनस वेन रहता है ये। तो ये चीज़ तो इसमें क्या चीज़ रहती है। तो अब इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिकोस वेन, जैसे मैं एक तरीके से हमारा किस प्रकार डेवलप हुआ है, इसमें हमारे कॉन्जेनिटल एक्वार्ड को जाते हैं। इसमें क्या एक तरीके से प्राइमरी वेरिकोस वेन और सेकेंडरी वेरिकोस वेन।
प्राइमरी वेरिकोज जो वेन होती है उसमें मिला था फिर कॉन्जेनिटल पाएगी। कॉन्जेनिटल का मतलब है कि तरीके से जो वाल्स वगैरह है वो पहले से बेकार थे, वाल्स वगैरह पहले से बेकार थे, तो ब्लड वगैरह पहले ही एक्यूमुलेट हो वाल्स वगैरह, क्योंकि हो सकता है ना कि ब्लड फ्लो बैक फ्लो कर जाए, कोई तेरी मसल वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर जाएगा, तो मसल रिलैक्स भी तो करती है, तो अब मसल रिलैक्स करी वापस आ गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाने का मतलब हो रहा है। लेकिन क्या है, जो मसल बाढ़ वगैरह ऊपर जाते हैं तो ये रिलैक्सेशन के टाइम में लौट के नहीं आते, क्योंकि वाल्स वगैरह जो होते हैं उसको ब्लड फ्लो को रोक लेते हैं। लेकिन क्या क्या है, बस की डिफॉर्मिटी हुई जिसमें क्या ब्लड का वेग फ्लो कट जाएगा, जिसके कारण क्या होता है हमारा एक तरीके से डिफेक्टिव वाल या इस तरीके से नंबर डिक्रीज हो गया, इस तरीके से मतलब नंबर या तो अच्छे खासे मात्रा में है, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी और क्वान्टिटी नहीं है, इसके कारण क्या हो गया हमारे तरीके से वेरिकोस वेन हो जाता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है ये। या फिर क्या हो सकता है हमारा दूसरा जो मेन कॉमन कॉज है हमारा, जिसके कारण हमने पहला टॉपिक पढ़ा था क्या, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है हमारा एक तरीके से किसके लिए, सेकेंडरी वेनस वेन, सेकेंडरी वेरिकोस वेन। क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारा डेवलप जो हुआ था इस तरीके से थ्रोम्बस बन गया, उसी कारण डेवलप हो गया। क्योंकि इस तरीके से इसमें हमारा बाल वगैरह वाला सिस्टम या वीनस सिस्टम है पूरी तरह से पोटेंट हो तब भी हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, वीनस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वीनस सिस्टम की डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। ये तरीके से ये चीज़ प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि तरीके से अपने सिस्टम में ही गड़बड़ है, आपके घर में ही गड़बड़ है, आप में ही गड़बड़ है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं फिर फेल हो जा रहे हैं, इसके कारण आप में गड़बड़ है। जो सेकेंडरी का मतलब है कि आपने पेपर तो अच्छा किया है, काफ़ी नीट का पेपर इस बार का अच्छा करके आएंगे, लेकिन उसके वो फिर भी उनका मामला खराब हो गया, क्योंकि तरीके से एनटी ने पेपर लीक कर, एनटी की लापरवाही थी, एनटी ने दो कई पेपर लीक, एनटी बस पेपर रहता ही है, तो एनटी की लापरवाही से पेपर लीक हो गया, जिससे उनको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। तो ये तो इस बार आप यदि इसमें अच्छा नहीं गया और फेल हो तो आपका तो फैक्टर था नहीं, आपको जो जो फोकस के साथ आपको पेपर सही करना था, पहली बार में आपको कर दिया, बार बार कोई हर बार सही तो जाना जाता पेपर अपना, ये चीज़ तो इसलिए सेकेंडरी कोर्स का मतलब है कि आपकी कोई गलती नहीं, आपने जो सिस्टम था वो सही था, लेकिन सामने वाले की गलती थी या कुछ एकदम परिस्थिति ऐसी बनी जिसके कारण क्या है कि गलती नहीं होते हुए भी आपकी गलती, आपको जो आप सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो आपको ही हुआ, ठीक है। इस पे क्या नहीं होता है, सेकेंडरी कोज होता है, इसमें आता है हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ या एवी फिस्टुला बन गया। एवी फिस्टुला के लिए हम सिंड्रोम का नाम पढ़ेंगे, जिसमें आता है कि पहले ट्रेनाउई सिंड्रोम, ये नाम अजीब से है यार, देख लेना, इसलिए सिंड्रोम का नाम पढ़ेंगे पहली ट्रेनाउ सिंड्रोम। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, किले किलीपेल ट्रेनाउ सिंड्रोम, किलीपेल ट्रेनाउ सिंड्रोम, ये ट्रॉमा वगैरह हुआ या और कोई केस हुआ, ये इसमें क्या हो जाता है, क्या चीज़ देखने को मिलती है हमारा एक तरीके से डल पेन देखने को मिलता है। डल पेन जो देखने को मिलता है ज़्यादातर क्या होता है इवनिंग में देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है हमारा उसी के तरह तरीके से ईडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बहुत बड़ा कारण है माना जाता है इसकी उसका ये चीज़ है। इसमें टेंडरनेस देखना, काफ टेंडरनेस मत कर देना, इस तरीके सिम्टम के नाम पे ये चीज़ है। इसमें क्लिनिकल फीचर मिलता है, वहाँ मिलता है इस तरीके से क्या डल एकिंग पेन, जो कि क्या सबसाइड पाए कैसे देते हैं, यदि रेस्ट लेने के बाद सबसाइड हो जाता है इस तरीके से, ये चीज़। इसमें जो चीज़ है यदि पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसे डिफेक्टिव वाल हुआ, जिसके कारण क्या हुआ हमारा इस तरीके से जो हमारे सुपरफिशियल डीप सिस्टम होता है वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं, जिसके कारण कहता है हमारा क्या डेवलप हो जाता है, कॉर्नर एम्बुलेटिव वीनस हाइपरटेंशन। यदि आपको पैथोफिजियोलॉजी इस लेवल पर पूछा जाए तो काफ़ी आपको सीधा नाम रखना है, कॉर्नर एम्बुलेटिव पोर्टल वीनस हाइपरटेंशन, और कुछ आपको लिखने की जरूरत है नहीं है खास ये। तो इसमें जो मैं ना बताना चाह रहा हूँ एक तरीके से इसकी अब को क्लासीफाई कैसे करते हैं, जिसको हमने क्लासीफाई कर दिया था, ये थे रीबेंच फॉर्म से तो हम क्लासीफाई नहीं करते, उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इसको हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ये चीज़ है क्लासीफाई कर सकते हैं हम इस तरीके से डी का प्रोग्रेशन किस प्रकार हो रहा है। तो शुरुआत में बताया था मैंने, एक तो स्टेज जो होती है इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमको डी हो, तो C0 हम स्टेज जरूर होते हैं। फिर C1 में क्या होता है मैंने बताया था इस तरीके से, क्या वेरिकोज वेन से ही पहले बनता है रेटिकुलर वेन, क्योंकि इस तरीके से इसको है नहीं कि सीधे वेन्स है यहाँ पे तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट और इतनी डायलेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा 3 सेंटीमीटर से ऊपर डायलेक्ट होगी, पहले मिडिल रेंज में तो रहेगी ना, तो इस तरीके से तब क्या डेवलप हो जाता है हमारा इस तरीके से, जिसको क्या कहते हैं हमारा इस तरीके रेटिकुलर वेन या टेलेंजेक्टेसिया कहते हैं सही भाषा में, तो C1 कहती है मेरी। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है इसमें, इस तरीके कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन की तरह चल रहा है मामला, और हकीकत में इसमें वेरिकोज वेन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा मैं स्टेट का ध्यान रखना, C1 का वेरिकोज वेन नहीं है, C1 जो है
है वो हमारे इस तरीके से क्या है, टेलेंजेटिसिया या इस तरीके से रेटिकुलर वेन है। ये C2 जो बात करते हैं ना उसमें क्या डेवलप होता है, C2 में जो डेवलप होता है हमारा वेरिकोस वेन। C3 में जो होता है ना इस तरीके से वेरिकोस वेन के बाद एडीमा सब में जगह मिलता है, तरीके से डी वेन होता है, इसमें बात करते हैं C3 में जो रहता है वो हमारा एडीमा रहता है। C4 में क्या रहता है, C4 में जो रहता है वो रहता है हमारा एक तरीके से लिम्फेडर्मस स्क्लेरोसिस। C4 के दो स्टेज आती है हमारी, C4A और C4B। C4A में जो रहता है वो रहता है हमारा एक्जिमा, और C4 एक्जिमा या हाइपर पिगमेंटेशन, और C4B में जो रहता है वो रहता है हमारा एक तरीके से लिम्फोडर्मस स्क्लेरोसिस। लिम्फोडर्मस C5 C से इम्पोर्टेंट है। C5 में रहता है वो आता है हमारा हील्ड बाउंड, जैसे हमारा हील्ड अल्सर मान चले, एक तरीके अल्सर बना लेकिन हील हो गया, उसमें का ओपन माउंट एक तरीके से आपको सीधे सीधे अल्सर देखने को मिल रहा है। ये तो सिर्फ डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशन के कारण इस तरीके से हमारा वेरिकोस वेन डेवलप हुआ, वेरिकोस के कारण हमारा इस तरीके से वीनस अल्सर डेवलप हो गया। तो इसलिए सीधी लाइन में तो ज़्यादातर लोग को इसको एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेज ये इंपॉर्टेंट है पर्सनली काफ़ी। हमारा जब मैंने हमारे यहाँ कॉलेज में टॉपिक पढ़ाया गया था काफ़ी एक तरीके को हाईलाइट करके बताया था सर ने, तो इसलिए मतलब हो सकता है पेपर में ही आ जाए मेरे ये चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं तरीके से इसकी क्लिनिकल फीचर को टेस्ट कैसे करते हैं। तो टेस्ट में जो आते हैं, जो हमारा आता है तरीके से सब मेन जो टेस्ट आता है वो आता है हमारा ब्रोडी टेंडनबर्ग टेस्ट। इसे और जो क्लासिफिकेशन आता है हमारे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, कुछ खास नहीं है उसमें। ये होता है एम्ब्रियोलॉजिकल, कॉन्जेनिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी। फिर उसके अलावा क्या आता है एनाटॉमिकल, सुपरफिशियल में, परफोरेटिव इन्वॉल्व में, या डीप वेन इन्वॉल्व में, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजिकल हो गया, चाहे रिफ्लेक्स है या ऑब्स्ट्रक्शन है, रिफ्लेक्स ऑब्स्ट्रक्शन दोनों ही है। ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन चॉइस में क्या रहेगी हमारी, डिप्लेक्स क्या रहेगी इसमें बस। इसमें जो आपको याद रखना है अपीयरेंस के नाम पे जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको एक तरीके से मिक्की माउस अपीयरेंस देखने को मिलती है यदि आप यूएसजी करें तो। यूएसजी की बहुत बड़ी फाइंडिंग है, ये मैंने पर्सनली तो नहीं देखी, मतलब काफ़ी बार यूएसजी की रिपोर्ट में थोड़ी बहुत देख रखी हूँ, तो उसमें ये फाइंडिंग आपको मिलती है। मिक्की माउस फाइंडिंग है। मिक्की माउस का मतलब क्या होता है, मिक्की माउस का एक तरीके से बड़ा चेहरा होता है, वो छोटे छोटे एक तरीके से कान होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ा सा क्या मिलेगा आपको, तरीके से बीच में गोला सा मिलेगा, उसके दो कान मिलेंगे। इस तरीके से एक जो हम बढ़ कर सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, उसमें भी कुछ ऐसे ही होता था, इस तरीके से ब्लड वेसल बड़ी सी होती थी, इस तरीके से उसके अगल बगल में ब्रोंकाई होती थी छोटी छोटी। तो ये क्यों होती थी, क्योंकि इतनी उसमें भी सिस्टम था। हालांकि उसमें उल्टा में बताया ब्रोंकाई बड़ी बड़ी होती थी क्योंकि इतने उनका फ्लूइड जमा हो गया था उसके एवज में, ब्लड वेसल छोटी छोटी होती थी, उसे हम कहते हैं सिग्नेटरी अपीयरेंस। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि एक तरीके से उसका जो मतलब था वो ये था कि एक तरीके से जो हमारा क्या डेवलप हो गया इस तरीके से, एक तरीके से उसमें क्या मतलब क्या जो होता था इस तरीके से। ये पता नहीं फोन पे क्या इफेक्ट आ गया। तो उसका क्या मतलब हुआ करता था उस समय उसका मतलब ये हुआ करता था कि एक तरीके से एक है बड़ी और एक उससे बड़ा छोटी, तो ये सीने ड्रिंक की तरह दिख रही है। इसी प्रकार से हमको मिक्की माउस साउंड देखने को मिल रहा है। ये तो अब हम आते हैं जैसे ये वो मतलब इस तरीके से क्लिनिकल साइंस पे। क्लिनिकल साइंस में जो आपको पहला साइन याद रखना होता है वो हमारा ट्रेडलिंगबर्ग टेस्ट। इसको हम संग में ही लिखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेडलिंगबर्ग टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, तो ट्रेडलिंगबर्ग टेस्ट में जो हम यूज़ करते हैं जरा बैंड लगाते हैं एक तरीके से, उस पर तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं एक तरीके से, किस प्रकार कितनी फंक्शनल है उसकी वेंस की। तो उसमें क्या होगा, हमने एक तरीके से पेशेंट को क्या लगा दिया, एक तरीके से हमने वो लगा दिया, हमने कुछ इक्विपमेंट एक तरीके से बैंड सा लगा दिया उसके एक तरीके से, या टॉर्निक्वेट लगा देते हैं, टॉर्निक्वेट लगाते हैं, जिसके बाद क्या हो गया उसको वैसे हमने टॉर्निक्वेट लगाया उसके, टॉर्निकेट लगाने के बाद क्या किया हमने, इस तरीके से उसको स्टैंड होने के लिए कहा। यदि हमने उसका क्या रिमूव किया उसको टॉर्निकेट को, ये तो उसके बाद क्या टॉर्निकेट प्रेशर के रिलीज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ इस तरीके से रैपिड फिलिंग हुई। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है ना कि एक तरीके से जो स्पेनोफीमोरल जंक्शन है वो इनकॉम्पिटेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरीके से जो हमारा जो है एक तरीके से बैंड लगाने पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए वीनस ड्रेनेज पे। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि एक तरीके से हमारा डीप वेन सिस्टम जो होता है एक तरीके से जो हमारा जो है एक तरीके से वो तो हम क्या करते हैं, जैसे टॉर्निकेट लगाया हमने, चलो दोबारा भी खड़े था, टॉर्निकेट लगाया, इस तरीके से हमने जो फ्लो था उसको रोक दिया, तरीके गेट स्पिन में जो फ्लो हो रहा था इस तरीके से, जो फ्लो जाना था इस तरीके से सैक्रोफीमोरल वेन के जंक्शन पे जो फ्लो था रोक दिया टॉर्निकेट लगाने पर। उसके बाद उसको स्टैंड करवाया, उस स्टैंड के बाद रिमूव कर दिया उसको, जिसके कारण क्या था, फ्लो हमको देखने को मिला बढ़ता हुआ, फ्लो फ्रॉम कहाँ से, इस तरीके से एबव, यानी इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हमको फ्लो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि इस तरीके से जो है हमारा जो है, यदि जो हमारे जो वेरिकोज वेन जो होते हैं उसमें डायलेशन इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो खाली बस फ्लो उसका उल्टा हो चुका होता है। अब मान के चले आपने इस तरीके से उसको बैंड लगा के कर दिया, तो इसका मतलब ये कि अभी तक कोई फ्लो था नहीं, कोई फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन हमने जैसे ही खोला तो ब्लड फ्लो एक तरीके से एकदम से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। यदि सिस्टम वगैरह जो वीनस ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एक तरीके ब्लड को ऊपर फ्लो करना, नीचे फ्लो कराना था ही नहीं था। आर्टरी भी कर रही है, वीनस ड्रेनेज भी काम कर रहा है, तो इस तरीके से ब्लड फ्लो ऊपर खोने की जगह नीचे फ्लो कर गया, जिसका मतलब ये नहीं इम्पोर्टेंट है। अब मान के चले इस तरीके से उसमें क्या चाहिए कि हमने ये चीज़ सेम करके देखी, इस बार क्या हमने उस तरीके से उसको क्या कि तरीके से टॉर्निकेट लगाया, पेशेंट को खड़े होने के लिए कहा, लेकिन क्या कि इस तरीके से इस बार ब्लड फ्लो जो था वो नीचे से तो ऊपर जा रहा था, लेकिन क्या कि वो स्लो गति में जा रहा था। मतलब एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि तरीके से हमने जो ऊपर की डायलेटेड वेन थी उसको तो हमने बंद कर दिया तरीके से, ये हमने उसको बंद करा इंडिया के तरीके से, ना तो फ्लड फ्लो नीचे से ऊपर जा सकता था इस तरीके से गेट्स फिनस वेन के द्वारा, लेकिन क्या कि इतनी ना कि वो ऊपर से नीचे आ सकता था, ठीक है। लेकिन क्या कि जो परफोरेटर है उनके द्वारा तो जा ही सकता है ना। मान के चलिए ग्रेट वेनस से फेमोरो सैक्रो फीमोरल जंक्शन पे कनेक्शन है, मान के जंक्शन पे ब्लड तो अभी भी नहीं पहुंचेगा, जब तक हमने टॉर्निकेट लगा रखा है तब तक ब्लड तो तब भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि हमने ओवरऑल लेवल पे ही ब्लड फ्लो कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि परफोरेटर भी काम नहीं कर रहे हैं ना आपके, तो ब्लड फ्लो नहीं जाएगी। ये हमने यदि वेस्कुलर एनाटॉमी पढ़ रखी है, जैसे मुझे जानते हो दिमाग में कंट्रोल है तो इसलिए मैं तो समझ जाता हूँ, यदि आपने पढ़ रखे है तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते, इसलिए इसका सेपरेट क्वेश्चन है। तो इसलिए इसमें याद है कि दो कंपोनेंट रहते हैं आपके, यदि ब्रॉडी टिल्डर मेथड है, आपने क्या किया टॉर्निकेट लगाया, टॉर्निकेट स्टैंड करने को कहा, उसके अलावा उसको क्या रिमेन करा था, उसके बाद क्या था स्लो फीलिंग देखने को मिली। इसका कि इनकॉम्पिटेंट क्या है हमारे एक तरीके से परफोरेटर उसको बताता है ये, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस तरीके से अगले पे, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अब क्या आता है हमारा अगला टेस्ट, इस तरीके से वो आता है हमारा मोसी टेस्ट। मोसी टेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने कफ करने को कहा और इस तरीके से वो कफ कहाँ फैल हो गई है, सैक्रो फीमोरल जंक्शन पे आपको फील हो रही है, तो इस तरीके से आपकी जो है वह इनकॉम्पिटेंट है एक तरीके से। एक ये क्या इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट इसलिए है क्योंकि इस तरीके से फ्लूइड का कनेक्शन बना हुआ है ना, थोड़ा सा भी दबाव डाला, हम कफ कर रहे थे तो दबाव तो बढ़ता है ना एब्डोमेन कैविटी पे, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा भी दबाव डाला कफ के नम करा, तो कफ को डाल के थोड़ा सा दबाव डाला आपने ब्रीनस फ्लो को भी नीचे जाने, क्योंकि डायफ्राम यहाँ कफ करते थे, डायफ्राम जो होता है वो भी क्या करता है इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या कहते हैं वीनस फ्लो जो होता है हमारा नीचे से ऊपर जाने वाला वो कम हो जाता है। तो ये क्या है याद कीजिए, अब कफ के टाइम पे यदि मान लीजिए वो कम हुआ तो कम हुआ कि क्या होगा, वीनस फ्लो तेजी से आपको महसूस होगा इस तरीके से, वहाँ पे इस तरीके से क्या महसूस हो रहा है, इस तरीके से पालने वाला इम्पल्स आपको महसूस होगा। तो इस तरीके से उसे क्या कहते हैं हमारे मुसी टेस्ट कहते हैं, इस तरीके से मेसीदर कफ टेस्ट, इस तरीके से कफ इम्पल्स आपको फील होंगी ऑन किस में, इस तरीके से सैक्रो फीमोरल जंक्शन पे ऑन कफ, ये चाहिए। हालांकि इतना ज़्यादा इतना कॉम्पिटेंट नहीं, मेन तो आपको याद है ट्रेडलिनबर्ग टेस्ट मतलब है वो याद रखना है ये। फिर आता है हमारा कब पर्थिन टेस्ट। पर्थिन टेस्ट का क्या मतलब होता है, हमने इलास्टिक बैंडेज अप्लाई किया इस तरीके से लोअर लिम्ब पे, इसका अंदर सुपरफिशियल वेन का ऑपरेशन हो गया बताया था, जिसके कारण क्या होता है आपको यदि क्रैम्पी पेन महसूस हो रखा है इस तरीके से वर्क करने पे इस तरीके से, तो वो क्या होता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को बताता है।
ये तो ये तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस को बताता है, जिसमें क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं सर्वर फीमर जैसा कि जेबुलो पे हमने डाई मारती है, जिसमें क्या एक तरीके से स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और स्वेलिंग और पेन इंक्रीज कर जाते हैं इस तरीके से, इसमें हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। ये पर्ची टेस्ट को इसको बताता है, हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस को बताता है। फिर हमारे सिचुआर्ट टेस्ट, सिचुआर्ट टेस्ट का मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं, हमने क्या किया टैपिंग किया इस तरीके से, और इसके अलावा क्या किया हमने एक जगह को टाइपिंग करके दूसरी जगह फॉलो किया। यानी कि टैपिंग की किसमें अपने इस तरीके से इनकॉम्पिटेंट वेन में। और फील कहाँ हुआ, फील ऑन कितना सैक्रोफीमोरल जैसा, ये नाम तो वैसे पता होना चाहिए, बाकी और तो कुछ आपका है नहीं है। क्या था कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 ऑफ टेलेंडनबर्ग टेस्ट का, उसके अलावा क्या था मॉरिसन कफ टेस्ट का, और क्या था हमारे स्टुअर्ट टेस्ट का ये, और पर्थिंग टेस्ट का ये। इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी हमारी तरीके से डुप्लेक्सिया में बताया था क्या क्या फंडिंग मिल रही है। यदि आपसे ट्रीटमेंट पूछे तो ट्रीटमेंट के नाम पे हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहता है इसका इस तरीके से। आप पूछे तो इस तरीके से एंडोथेलियल एब्लेजन होता है, या इस तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन हुआ, या फिर इस तरीके से एंडोवीनस एब्लेजन हुआ। इस तरीके सारे के सारे इस तरीके से एब्लेजन हुआ। हम सर्जरी आज तक करते नहीं है यूजुअली, ये हमारे पास उपलब्ध है। एक टाइम था जब सर्जरी करते थे, तो सर्जरी के बारे में पता होना चाहिए। सर्जरी को क्या कहते हैं, हम ट्रेडलैंगबर्ग की सर्जरी कहते थे। ये ट्रेडलैंगबर्ग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा ये चीज़ खाली ट्रेडलैंगबर्ग नहीं था कंपोनेंट के नाम पे, जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें ब्रॉडी ट्रेडलैंगबर्ग था, इसमें खाली ट्रेडलैंगबर्ग है इस तरीके से सर्जरी करें। इसमें क्या ट्रेडलैंगबर्ग में हम दो चीज़ करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, ये तो हम क्या लाइगेशन करते हैं। लाइगेशन का मतलब क्या, हमने एक तरीके से ब्लड वेसल का ब्लड फ्लो ही बंद कर दिया, हमने लाइगेट कर दिया, तरीके से बंद कर देना ब्लड फ्लो। और उसके बाद क्या करते हैं, मुझे स्ट्रिपिंग करते हैं। स्ट्रिपिंग का मतलब है कि तरीके से जो बेकार ब्लड वेसल हो उसे निकाल दो। पहला जो ब्लड वेसल का जो मतलब वेन का काम है तरीके से ब्लड को फ्लो करना बैक से हमारे हार्ट तक पहुंचाना, यदि ब्लड जो वेन है वो ये काम करने में सक्षम ही नहीं है, ना उसके बाल में दम है ना उसके वेसल वॉल में दम है, तो उससे उसका होना नहीं होना बराबर है, उसको निकाल के खत्म करो। जबरदस्ती का क्या मतलब है, मतलब ऐसी है। तो ये चीज़ तो इस प्रकार हम ये सर्जरी के नाम पे ये चीज़ करते हैं। मेन उद्देश्य जो हमारा करता होता है तेरे लाइगेशन करता है, सर्जरी कर देते हैं। जय तो आपसे पूछा था कि लाइगेशन की क्या क्या लोकेशन होती है। तो लाइगेशन की लोकेशन के नाम पे आपको ध्यान रखना है तरीके से, क्या सुपरफिशियल और एक्सटर्नल पोटेंडल नाम याद रखना है तरीके से, सुपरफिशियल और डीप एक्सटर्नल पोटेंडल नाम ये। फिर इस तरीके से ऊपर की साइड जा सकते हैं तरीके से, कौन सी हमारी इस तरीके से सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, और इस तरीके से क्या हो गया हमारे सुपरफिशियल सर्कमफ्रेंस इलियक वेन। ये तो इस तरीके से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तरीके से, क्या सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्रेंस वेन। उसके अलावा ये चाहिए हमारे एक्सटर्नल पोटेंडल और डीप पोटेंडल, सुपरफिशियल पोटेंडल और डीप पोटेंडल नर्व। ये मतलब नर्व का वेन होती है, ये पोटेंडल वेन जो होती है वो यूज की जाती है इस तरीके से। लाइगेशन कर देते हैं, लाइगेशन करने के बाद क्या करते हैं इस तरीके से स्ट्रिपिंग कर देते हैं। स्ट्रिपिंग में ये चीज़ ध्यान रखना, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन यदि आपने ग्रेट सिफेनस वेन को निकाला है, हाँ, तो यानी आपने क्या निकाला, किस वेन को निकाला आपने, ग्रेट सिफेनस वेन को निकाला है, तो कौन सी नर्व इंजर्ड होगी, तुम्हारी सिफेनस नर्व इंजर्ड हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से यदि आपने स्मॉल सिफेनस वेन को निकाला तो आपके ध्यान रखना इस ये आपसे हो सकता है ये को क्या होता है, ग्रेट सिफेनस वेन के नाम पे तो पहचान जाएंगे, लार्ज सिफेनस वेन से सब पहचान जाएंगे तो सिफेनस वेन है। हाँ, लेकिन ये शॉर्ट सिफेनस वेन से नहीं पहचान पाते, तो उसका क्या आंसर जाएगा हमारा सूरल नर्व। तो इस तरीके से सूरल वाला एरिया काफ़ी जगह आया है हमारा, तो सूरल नर्व जाती है इस तरीके से इसमें इसमें। उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इधर स्क्लेरोथेरेपी यूज कर सकते हैं। यदि तरीके से बेस का डायमीटर में बताएं तो इसके फ्लैगरिन रेटिकुलर वेन है या टेलेंजेक्टिसिया है, तो हम इस तरीके से ये सीधे सर्जरी नहीं करेंगे, इस तरीके एवलेजन पे नहीं जाते। हम क्या करते हैं स्क्लेरोथेरेपी यूज करते हैं, इस तरीके स्क्लेरोटिंग एजेंट जो आता है, ताकि क्या एक तरीके से वेसल वॉल होते हैं वो मजबूत किया, क्योंकि तरीके से उसमें तो 3 सेंटीमीटर से नीचे का क्या मतलब है कि वाल्व है वो कॉम्पिटेंट है, मतलब वाल्व इनकॉम्पिटेंट हुए, ब्लड का ब्लड फ्लो बना हुआ है लेकिन वो डायलेटेड हो जा रही है, ब्लड से जरूरत से ज़्यादा डायलेट हो गई है। यदि 3 से ज़्यादा कम है तो इसे स्केलेरोटिंग एजेंट देंगे, ताकि क्या कि तरीके से जो ब्लड वेसल जो है वो कठोर हो जाए, जिसके कारण वो इतना एक्सपेंड तो कर दिया कि और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं, उससे और एक्सपेंड किया तो फिर बार इनकॉम्पिटेंट होएंगे, फिर हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा मामला।
ये स्केलर सही बात है, मेरी तो वेरिकोस वेन के लिए देंगे नहीं, क्योंकि वेरिकोस वेन से डेवलप ही नहीं हुई। हालाँकि ये है कि इस तरीके से 3 सेंटीमीटर मिलीमीटर डायमीटर हो तभी हम वेरिकोस वेन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा-सा हम प्रोफाइलेसिस के लिए थोड़ा-सा मान सकते हैं, हमको ट्रीटमेंट नहीं तो वो होने को तो आगे चल के वेरिकोस वेन ही डेवलप होगी। तो ये चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी यूज़ करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी में जो आपसे पूछ सकता है, वो पूछता है आपको टेसारी मेथड पूछता है, टेसारी मेथड। टेसारी मेथड क्या होता है, एक इंजेक्शन इधर होता है, 2 नीडल होते हैं, वो एक सुई में जुड़ी रहती हैं। अब ये मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो ये 2 नीडल एक सुई में जुड़ी रहती है और स्क्लेरोथेरेपी एजेंट है, वो इंजेक्ट किया जाता है। इसमें जो आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से वो एयर और इस तरीके से स्क्लेरोटिंग एजेंट का रेशियो होता है, तो ये याद है स्क्लेरोटिंग रेशियो का ये जो ए है, तो वो 3 से 4 के बीच में हो सकता है। 1 और 1:3 या 1:4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये तो होता है हमारा टेसारी मेथड के अंदर स्क्लेरोटिंग एजेंट। जैसे स्क्लेरोटिंग एजेंट के अलावा क्या देते हैं, हम सिर्फ 5% फिनोल देते हैं, पॉलीडोनिक एसिड देते हैं, और इसके बाद देते हैं हमारे तरीके से सोडियम टेट्राडाइल सल्फेट दे देते हैं। ये क्या क्या देते हैं, क्या बताते हैं, इथेनोलिक क्लोराइड देते हैं, इथेनोनामाइड ऑलिएट देते थे। उसके अलावा पॉलीडोकेनल पॉलीडोकोनॉल देते हैं, 3% पॉलीडोकोनॉल देते हैं मित्री। थोड़ा सा एजेंट का नाम याद रखना, ये चीज़ थोड़ा सा, ये एजेंट के नाम भी याद होने चाहिए। ये ठीक है, इस प्रकार है। हम इस तरीके से सर्जरी पढ़ी तो उसे कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन जो सबसे बड़ी रहती है, इसलिए रिकरेंस होने की संभावना जरूर रहती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के नाम पर रिकरेंस है। मोस्ट रिमेयर कॉम्प्लिकेशन के कारण बात करके जाने तो वो रहता है हमारा इस तरीके से हेमेटोमा। कोई ज़्यादातर हमारा ब्लड लीक हुआ तो सर्जरी करते हैं, हेमेटोमा है। उसके अलावा सेंसरी नर्व की इंजरी हो जाता है, सेफेनस नर्व किसमें हो गया, नर्व किसमें इंजर्ड हो गई। ये बहुत सिंपल कॉम्प्लिकेशन है इसके, तो ये काफ़ी टिम्बा टॉपिक पड़ जाता है। यदि आपसे पूछे तो इस तरीके से, ये तो हमने नॉर्मल अडल्ट के लिए किया, मतलब इस तरीके से नॉर्मल अडल्ट का मतलब जो हमारे जो बड़ी वेन है, हमें गेट से वेन, शॉर्ट वेनस वेन के लिए यूज किया था। हो सकता है ना डिफिकल्ट परफोरेटर में, तो उसको भी तो निकालना जरूरी है ना, वो भी टेंडेंस की गड़ी सकते हैं। उसको हम निकालते हैं किसके द्वारा, कोकेडोड ऑपरेशन के द्वारा निकालते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोकेडोड ऑपरेशन खाली नफ्स नाम याद रख लेना और कुछ जरूरत नहीं है इसको। तो क्या कहते हैं, कोकेट डॉड ऑपरेशन हम यूज करते हैं। इससे ना डॉट परफोरेटर है ना, डॉट परफोरेटर नी कैनाल होता है, ये हंटेरियन परफोरेटर होता है, इतनी एडेक्टर कैनाल में एडेक्टर को हंटेरियन कैनाल भी कह देते हैं। तो इसे एडेक्टर कैनाल के नाम पे एडेक्टर हंटेरियन परफोरेटर होता है, और बायोट्स परफोरेटर होता है हमारा इस तरीके से बिलो से नहीं। तो ये तो मैंने बताया था। तो ये तो क्रिकेट कोकेट डॉट परफोरेटर, हम क्रिकेट डॉट ऑपरेशन हम यूज करते हैं। ये होता है, तो क्या 3% पॉलीडोकोनेल, और क्या हुआ हमारा इथियोनाम इथेनोलामाइन ओलिएट यूज करते हैं तरीके से। उसके फ्लोटिंग नाम थोड़ा मुश्किल है याद करना इसका। ये तो लास्ट में जो आती है वहाँ आ रही है इस तरीके से, इसके लिए सर्जरी में ही आती है तरीके से, परफोरेटिव सर्जरी में। तो ये आते हैं TIIP होता है, क्या होता है, ट्रांस इम्यूलेशन पाउडर फ्लेवोटॉमी। ये तो इसमें जो यूज, इसको सिस्टम किसमें होता है, तो ट्राइवेक्स सिस्टम को यूज करके इसको किया जाता है। इसमें क्या करते हैं तरीके से, हाँ क्या एक तरीके से ट्रांसफर डीप वेन के द्वारा पास ही करते हैं, और ये मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलने लग नहीं है ये, ठीक है। तो हम आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारा वीनस अल्सर। वीनस अल्सर क्या याद करें, तो ये मोस्ट कॉमन आंसर होता है लेग का, जहाँ है 60-70% आपको यही आंसर मिलेगा, आंसर मिल रहा है था। ये तो वीनस अल्सर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। जो चलिए था आपको पैथोफिजियोलॉजी जब भी पूछे इसके एरिया की, तो आपको क्या याद करेंगे, क्रॉनिक एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किरणों को ये चीज़ डेवलप, और ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें जो आपको याद रखना है, वो एक याद रखना है किस तरीके से जो है वो कौन से रीजन पर डेवलप होता है। तो रीजन बताएंगे, फिर कोई वैसा फिल बताएंगे। तो आता है वो गेटर रीजन पर डेवलप होता है। गेटर रीजन क्या होता है, हमारे इस तरीके से जो काफ मसल और मीडियम मेल्यूरस के बीच का एरिया होता है, वहाँ पे इस तरीके से डेवलप होता है। ये मीडियम मेल्यूरस का जस्ट ऊपर है, मीडियम मेल्यूरस पे एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मिलता है देखने के। इसमें जो आपको एक फीचर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, तरीके आपको स्लोपिंग एजेस देखने को मिल जाती है, तरीके स्लोपिंग एजेस, और उसके अलावा पिंक ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन जो होता था, हाइपर पिगमेंटेशन किसके द्वारा से मिल रहा था, हमारा एक्जिमा जो था वो, एक्जिमा में हाइपरटेंशन ही तो देखने को मिलता है, इतना तो डरवा याद होगी आपको। तो इस तरीके से उसमें एक्जिमा मिला था इस तरीके से, क्योंकि पहली बात तो ये कॉम्प्लिकेशन ही तो है ना, ये इस तरीके से वेरिकोस वेन वाले साइन मिलते थे। वेरिकोस वेन में इन्वर्टेड चैंपियन अपीयरेंस में नाम बताना भूल गया उसमें, तो इन्वर्टेड चैंपियन लेग वाला साइन आपको देखने को मिल सकता है ना।
ये तो कुछ ना कुछ आपको वेरिकोज वेन की फाइंडिंग भी तो मिलेगी ना, वीनस का खाली तो रहता नहीं है। तो ये चीज़ तो इसमें क्या हाइपर टेंशन आपको देखने को मिलेगी, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है उसके द्वारा, एक्जिमा वगैरह देखने को मिल रहा था ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो जो मैनेजमेंट आपको याद रखना होता है, मेन तो आपको पता है आपका बिस्गार्ड रिजीम करते हैं इधर मैनेजमेंट के रूप में। बिस्गार्ड रिजीम कैसे करते हैं, तरीके से आपको एजुकेट करना होता है तरीके से। पहली बात तो कि ये तरीके से वेरिकोज वेन वगैरह होता है, वीनस होता है, डेवलप हो सकता है अगर नियर फ्यूचर में। उसके अलावा क्या कहते हैं, एजुकेशन किया तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले करेंगे लिम्ब एलिवेशन करके, लिम्ब एलिवेशन कर दिया आपने। फिर क्या करते हैं हम एक तरीके से, वो करते हैं हम इलास्टिक कंप्रेशन करते हैं, एक तरीके स्टॉकिंग करते हैं। जैसे कंप्रेशन करेंगे तरीके से, ताकि क्या है कि जो है ब्लड फ्लो जो है ऊपर की साइड हो, तरीके से यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा ब्लड इकट्ठा नहीं होते। क्या कहते हैं, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग करते हैं ये। फिर क्या कहते हैं, रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग का मेथड यूज करते हैं। एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। सर्जरी हमें रिक्वायर हो रखी हो तो हम करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थोड़ी ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाए आगे चल के। ठीक। फिर जो मैं बात में बताना चाह रहा हूँ वो होते हैं याद रहेंगे कि पहले ट्रेनेसाउ सिंड्रोम। तो कि पहले ट्रेनेसाउ सिंड्रोम में ट्रेनाउ ट्रेनाउ ट्रेनाउने सिंड्रोम। तो कि पहले ट्रेनाउने सिंड्रोम क्या है, ये तरीके से कि पहले नाउ नाए सिंड्रोम, तो के पहले ट्रायोनाउस नाए सिंड्रोम ये होता है। ये बहुत अजीब नाम है। क्या होता है इसमें, वो होता है ये भी माल फॉर्मेशन के बारे में बताया था उसमें। इसमें जो चीज़ मिलती है आपको, डीप वेनस सिस्टम है वो रहता ही नहीं है। तो इसमें अब्सेंस होता है डीप वेनस सिस्टम का, यानी कि हमें सुपरवेशनल सिस्टम होता है वो चाहिए होता है। यानी कि सिफेनस वेशन जो सिस्टम चल रहा था ना, ग्रेट सिफेनस वेन, वो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि सिफेनस वेन तो कम तो डीप वेनस सिस्टम चल ही रहा है कि मैं उठा के फेंक दो। इसमें क्या कि हम ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो है स्ट्रिपिंग वाली प्रोसीजर होती है, इसमें काट के बाहर निकाला है, तो वो प्रोसीजर हम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्योंकि यदि आपने वो एक जो सारा था उसका वीनस ड्रेन का वही निकाल दिया, तो फिर वीनस ड्रेनेज भी तो होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है वो सारी वेन ही निकाल देंगे, इस तरीके से वीनस ड्रेनेज नहीं होगा इसमें। तो वेरिकोज वेन भले ही देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें हम वीनस ड्रेनेज नहीं निकाल सकते, स्ट्रिपिंग नहीं कर सकते। इसमें हम खाली बस क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कहते हैं, कंपनसेटेड स्ट्रोकिंग होगी एक तरीके, कंप्रेस स्ट्रोकिंग, यानी कि तरीके से हमने दवा दवा के तरीके से वीन्स का ब्लड है इस तरीके से ऊपर निकालेंगे। और हम कुछ भी नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते हैं इस केस में। ये प्रकार हुआ हमारे वीनस डिसऑर्डर, वीनस अल्सर की बात करी हमने, इसकी बात करी हमारे तरीके वेरिकोज वेन की बात करी, मेन टॉपिक तो वही था। थोड़ा डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करी हमने कुछ टॉपिक में। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा ठीक ठाक लेक्चर हो गया तो लंबा। तो ये आगे चलेंगे हम आर्टिकल डिसऑर्डर की भी बातचीत करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, सी यू नेक्स्ट डे।